कक्षा 8 विषय गणित नमूना प्रश्न पत्र 2021। तो आइए हम नमूने के प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर विकल्प वाले प्रश्न आपको 11 प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले हम इन 11 प्रश्नों को हल करते हैं, बाद में आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक वो होता है किसी भी संख्या को हम किससे गुणा करें कि वो संख्या आ जाए। जैसे 5 है, 5 को हम किससे गुणा करें कि 5 ही आए, तो 1 से गुणा करने पर 5 आएगा। तो 1 क्या है यहाँ पर गुणात्मक तत्समक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब है जिस संख्या का हम पूरा वर्गमूल निकाल सकें। तो कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका इकाई का अंक हमेशा 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। यानी इकाई के जगह 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता और 8 भी नहीं आ सकता। इनके अलावा इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई का अंक 0 है। इसके अंदर प्रश्न संख्या 3 है संख्या 16 की वर्ग संख्या। वर्ग संख्या यानी 16 का वर्ग कितना होगा। तो 16 को हम 16 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 256। इसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको यहाँ पर दी गई है संख्या 25 का वर्गमूल। तो वर्गमूल हमें 25 का वर्गमूल निकालना है। तो हम 2 तरीकों से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं 25 के टुकड़े करते हैं। ऐसे 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 कितनी बार आया है 2 बार। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 के जोड़े बनाते हैं और उसमें से एक संख्या लिख दी जाती है। तो यहाँ पर 5 गुणा 5 2 बार आएगा, तो इसमें 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है 10 की घात 3 का मान है। तो 10 की घात 3 यानी 10 की घात 3 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 को 3 टाइम गुणा करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। यानी आपको घन संख्या के गुणनखंड दिए गए हैं। 2 है यहाँ पर 9 बार है। तो इसका हमें क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। इस घन संख्या का घनमूल कितना होगा। तो जब वर्गमूल निकालते हैं हम तो 2 के जोड़े बनाते हैं। जैसे अभी निकाला था हमने 25 का, तो 5 और 5, तो वर्गमूल कितना हो गया था 5। घनमूल में हम 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 संख्या ये होगी 2 2 2, फिर 3 बार 2, फिर 3 बार 2। तो हर समूह में से 1 1 2 बाहर लिखा जाएगा। तो इसका वर्ग घनमूल हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसी सौदे में लाभ होता है। यानी कोई भी सौदा होता है उसमें लाभ कब होता है। क्रय मूल्य विक्रय से ज़्यादा हो, विक्रय क्रय से ज़्यादा हो, क्रय और विक्रय समान हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो बेचा गया मूल्य ज़्यादा होना चाहिए और खरीदा गया मूल्य कम होना चाहिए। यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो ही हमें लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 8 समीकरण 6u बराबर 24 में u का मान है। तो 6u बराबर 24 है। तो 6 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में लाएंगे तो 24 में भाग लग जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा 24/6 और 24 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चतुर्भुज के आमने सामने की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। जैसे ये चतुर्भुज होता है ऐसे, इसके आमने सामने के बिंदु एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है ये, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, उसके अंदर वाले जो 4 कोण होते हैं इन चारों का योग होता है 360 डिग्री। और 360 का मतलब 4 समकोण के बराबर, 90 90 90 90 यानी 360 हो गया। नेक्स्ट आरेख के मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो जब हम ग्राफ पेपर पे आरेख बनाते हैं तो इस तरीके से हम लाइन खींचते हैं। ये होता है इनका मूल बिंदु और इस मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0। तो ये 11 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपको दिया गया है संख्या 256 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसे गुणनखंड जिनके आगे हम और गुणनखंड ना कर सकें। तो हम यहाँ पर 256 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 256 में हमें सबसे छोटी संख्या का पहले भाग देना है। तो सबसे पहले हम 2 का इसमें भाग देंगे। अगर 2 का जाता है तो 2 का देना है, 2 का नहीं जाता है तो फिर हमें
3 का भाग देना है। तो ये सम संख्या, इसमें 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे 128 बार, फिर 2 का देंगे 64 बार, फिर 2 का देंगे 32 बार। ऐसे में जब तक 2 का जाता है हमें 2 का भाग ही देना है। तो यहाँ पर 256 में केवल 2 का ही भाग जाता है। तो इसमें सब अभाज्य गुणनखंड में सारे क्या आएंगे, 2 ही आएंगे। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, 8 बार। इनको वापस हम गुणा करके देखें तो ये 256 ही आएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आपको यहाँ पर दी गई है, संख्या 35 का वर्ग ज्ञात करो। तो वर्ग का मतलब होता है 35 की घात 2, और घात 2 का मतलब क्या होता है कि 35 को हमें 35 से ही गुणा करना है। तो 35 को 35 से गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा, 1225। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 आपको यहाँ पर दी गई है, 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो संख्या रेखा पर हम निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं ऐसे, जिसमें बीच में क्या होता है, 0 होता है। 0 की दाईं साइड में हम 1 2 ऐसे लिखेंगे, और प्लस के आते हैं दाईं साइड में, और बाईं साइड में माइनस के आते हैं, -1 और माइनस का 2। तो हम इस तरीके से यहाँ पर दर्शा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। इसके बाद प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आपको यहाँ पर दी गई है, 5 की घात 3 - 3 की घात 3 का मान ज्ञात करें। तो एक तो इसका सिंपल सा तरीका है, 5 की घात 3 - 3 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब है 5 3 बार आएगा, माइनस है तो -3 की घात 3 का मतलब है 3 3 बार आएगा। इनका गुणा कर देंगे तो 125 - 27 कितना हो जाएगा, 98। लेकिन अपनी किताब में जो तरीका दिया गया है वो है ये वाला तरीका, हमें इसको सर्वसमीका से सरल करना है। तो यहाँ पर 5 की घात 3 - 3 की घात 3, इसकी सर्वसमीका घात 3 की क्या होती है, a की घात 3 - b की घात 3। a की जगह 5 है, b की जगह क्या है, 3 है। तो इसकी सर्वसमीका का हल होता है a - b a² + ab + b²। a की जगह लिखेंगे 5 और b की जगह क्या लिखेंगे, 3। तो हम सबसे पहले a - b है तो 5 - 3 लिखेंगे, फिर a² + ab + b² है, a की जगह 5 का स्क्वायर, ab की जगह 5 × 3 और b की जगह 3 का स्क्वायर। फिर इसको आगे हम सोल्व करते हैं, 5 - 3 तो आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 × 3 15 और 3 का स्क्वायर 9। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49, और 49 को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 98। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पर दिया गया, यदि 15 लोग किसी कार्य को करने में 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटे में पूरा कर सकेंगे। यह प्रश्न आपका सीधा और प्रतिलोम वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पर पहले लोगों की संख्या है 15 और घंटे कितने हैं, 48। तो हम एक साइड में लिखेंगे लोगों की संख्या और दूसरी साइड में लिखेंगे घंटे। 15 लोग हैं तो घंटे कितने लगते हैं, 48। फिर आगे हमें पूछा है तो उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटे में पूरा कर सकते हैं। लोगों की संख्या हमें निकालनी है तो ये हम x मान लेंगे, और घंटे कितने लग रहे हैं, 30 घंटे में हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमें ये पता करना है कि ये सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात। तो सीधा अनुपात तो क्या होता है, जब एक संख्या बढ़ती है या एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके सापेक्ष दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अगर एक घट रही है तो दूसरी भी उसके अनुपात में घटेगी। ये तो होता है सीधा संबंध। यानी अगर, और प्रतिलोम संबंध क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। यहाँ पर देखिए लोगों की संख्या 15 है तो घंटे कितने लग रहे हैं, 48। अगर हम लोगों की संख्या बढ़ाते हैं, हम यहाँ पर 15 की बजाय 20 करते हैं तो सीधी सी बात है घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। काम को पूरा करने में कम समय लगेगा, लोग बढ़ जाएंगे। तो यह प्रतिलोम अनुपात है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। प्रतिलोम अनुपात में आपको कैसे सोल्व करना है, ये 15 और बट्टा में x लिखना है, और यहाँ पर 30 के बट्टा में 48 लिखना है। ऐसे लिखना है 15/x और 30/48। सीधा अनुपात होता है तो इधर हम 15/x लिखेंगे और इधर 48/30 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। तो 15/x = 30/48। फिर इनका वज्र गुणा कर देंगे, यानी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। x को 30 से गुणा करेंगे और 15 को 48 से गुणा कर देंगे। 30 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में आएगा तो भाग लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 15 × 48/30। 15 से 30 2 बार कट जाएगा, और 48 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पर दिया गया है, xy, yz और zx का गुणनफल ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे xy × yz × zx। यहाँ पर x 2 बार है तो x² हो जाएगा, y भी 2 बार है तो y² हो जाएगा, और z भी 2 बार है तो z² हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x², y² और z²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर दिया गया है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोण XY का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें एक कोण तो है 100 डिग्री, और ये 2 कोण है x और y, ये हमें
निकालने हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण यानी पास पास वाले कोण, जैसे ये कोण 100 है और ये कोण x है, आसन कोण जो होते हैं इनका योग होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 ये वाला कोण और ये x, तो 100 + x बराबर 180। 100 प्लस का है, दूसरी साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा 100 माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। और ये जो y है ये भी समांतर चतुर्भुज के कोण है x और y, तो ये आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x का मान कितना आया 80 डिग्री आया, तो y का मान भी कितना आएगा 80 डिग्री, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसके आने प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 आपको यहाँ पर दी गई है, किसी भी माप का एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाइए। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समचतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने की समांतर भी होती हैं और चारों भुजाएं समचतुर्भुज में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हम समलंब चतुर्भुज की बात करें तो यहाँ पर आमने सामने की केवल 2 ही भुजा यानी समांतर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और ये वाला युग्म समांतर नहीं होता। तो हमें समलंब चतुर्भुज कैसे बनाना है, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, कितनी भी सेमी की हम यहाँ पर खींच सकते हैं, 4 सेमी 5 सेमी। यहाँ पर हम लिख देंगे ए और यहाँ पर क्या लिखेंगे बी। इसके बाद में ए पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि हमें 2 लाइनें समांतर खींचनी है तो हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे 90 का। यहाँ पर लिखेंगे हम डी बिंदु, और डी जो बिंदु है यहाँ पर भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का कोण। तो ये ए बी लाइन और ये डी वाली लाइन, ये दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देंगे, कितने भी बढ़ा सकते हैं। ए बी के बराबर नहीं रखनी है इस लाइन को, इससे थोड़ा हम कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसको मिला देंगे, ये बिंदु हो जाएगा सी। तो इस तरह समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है यहाँ पर बीजीय व्यंजक 2x² + 9x - 10 तथा 5x² - 5x + 5 का योग ज्ञात कीजिए। यानी 2 बीजीय व्यंजक है, दोनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम बीच में किसका निशान लगा देंगे, यहाँ पर प्लस का, 2x² + 9x - 10 और प्लस 5x² - 5x + 5। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो जो समान पद होते हैं उनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे 2x² और 5x² दोनों समान पद है, यानी दोनों में चर समान है, चर की जो घात है वो भी दोनों में क्या है, बराबर है, तो उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम x² में x वाली पद को जोड़ दें, ये नहीं जोड़े जाते। तो हम यहाँ पर 2x² के साथ 5x² लिख देंगे, 9x के साथ ये माइनस का 5x लिख देंगे और -10 के साथ प्लस का 5 लिख देंगे। फिर इनको जोड़ेंगे, 2x² + 5x² तो ये हो जाएगा 7x², 9x - 5x ये हो जाएगा 4x और माइनस का 10 प्लस का 5 तो ये कितना बचेगा, -5। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 आपको यहाँ पर दी गई संख्या 18 का घन ज्ञात करें। तो घन क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 3 लगा दें तो वो इसका क्या होता है, घन होता है। तो हमें 18 का घन निकालना है, यानी 18 को 3 बार गुणा करना है, 18 × 18 × 18। 18 को 18 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा, 324 को फिर 18 से गुणा कर देंगे तो 5,832 आ जाएगा, ये इसका घन हो जाएगा। इसके आने प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 आपको यहाँ पर दी गई है, 4,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 4,000 रुपये, समय कितना है 1 वर्ष और दर कितनी है 5% वार्षिक दर है। क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में दर वार्षिक भी होती है, अर्धवार्षिक भी होती है, त्रैमासिक भी होती है, तो हम यहाँ वार्षिक लिख देते हैं क्योंकि प्रश्न में वार्षिक दिया गया है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज का हम सूत्र लगाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, P गुणा ब्रैकेट में आता है 1 + R/100 और इसकी घात क्या लगाएंगे हम T और बाद में -P होता है, वापिस इसमें से P घटा देंगे लास्ट में। तो ये होता है इसका P × 1 + R की घात T -P। P क्या होता है, मूलधन होता है, R क्या होती है, दर होती है और T क्या होता है, समय होता है। तो P यहाँ पर 4,000 है तो 4,000 गुणा ब्रैकेट में आएगा 1 + 5/100 और इसकी घात क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसको लिखेंगे हम 4,000 गुणा 1 + 5/100 की घात 1 और लास्ट में P को वापस घटाना है तो -4,000। फिर ये जो ब्रैकेट में है 1 + 5/100
100 इसको हमें जोड़ना है। लघुत्तम लेके हम जोड़ेंगे यहाँ पर इनको, 1 और 100 का लघुत्तम 100 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105/100। तो यह आ जाएगा 4000 गुणा 105/100 और लास्ट में कितना है माइनस का 4000। यहाँ पर 4000 की दो जीरो और 100 के 2 जीरो आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक गुणा में एक भाग में है। 40 को हम 105 से गुणा करेंगे तो 4200 आएगा और 4200 हम 4000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ब्याज 200 रुपये। इसके बाद प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 आपको यहाँ पर दी गई है बीजीय व्यंजक p 6p-7 + 5 को सरल करो और p = 1 के लिए मान भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिया गया जिसको हम सरल करते हैं। p 6p-7 + 5, p को हम अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट के, तो p को 6p से गुणा करेंगे तो 6p², p को -7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7p + 5, ये इसका सरल रूप हो गया। इसके बाद में हमें p = 1 के लिए मान निकालना है, तो p की जगह हम 1 रख देंगे। p = 1 रखने पर तो 6 गुणा p² है तो 6 गुणा 1 का स्क्वायर, फिर -7p है तो -7 गुणा 1, p की जगह 1 आ जाएगा और +5। तो 6 गुणा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 7 गुणा 1 कितना हो गया 7 और 5 यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर 6 और 5 दोनों प्लस के हैं तो 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 11 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 आपको यहाँ पर दी गई है व्यंजक x + 7 तथा y - 5 का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पर दो व्यंजक दिए गए हैं x + 7 और y - 5, इन दोनों का हमें गुणा करना है तो बीच में गुणा का निशान लगा देंगे हम, x + 7 गुणा y - 5। अब हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये जो x है ये पहले y से गुणा होगा, उसके बाद में x है वो -5 से गुणा होगा, इसके बाद में 7 है ये y से गुणा होगा और बाद में 7 है वो -5 से गुणा होगा। तो हम x को y से गुणा करेंगे, फिर x को -5 से गुणा करेंगे और उसके बाद में हम 7 को y से गुणा करेंगे और 7 को फिर -5 से गुणा करेंगे, 7 गुणा -5। तो x और y को गुणा करेंगे xy, x को -5 से गुणा करेंगे -5x, प्लस 7 को y से गुणा करेंगे तो 7y और प्लस 7 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 35, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 आपको यहाँ पर दी गई है 3y² + 9y + 6 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हम देखिए कैसे हल करते हैं। 3y² + 9y + 6। तो हमें द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बीच वाली संख्या यानी y का गुणांक। y का गुणांक क्या है यहाँ पर 9 है। तो हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने पर तो क्या आए 9 आए और उन संख्याओं का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, उनका गुणा करने पर आना चाहिए आपका ये 6 और ये 3, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 18। तो हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने पर तो 9 आए और गुणा करने पर कितना आए 18 आए। तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन सी होती हैं 6 और 3, गुणा करने पर कितना आता है 18 आता है और जोड़ने पर कितना आता है 9 आता है। तो हम इस समीकरण को किस हिसाब से लिखेंगे 3y², ये जो 9y है इसके टुकड़े करने हैं तो इसको लिख देंगे हम 6 + 3, क्योंकि 6 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और 6 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा यानी 18 आ जाएगा और +6। अब हमें दो के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर 3y² + 6y और 3y + 6, इनमें से हमें उभयनिष्ठ चीज़ है, कॉमन चीज़ है वो बाहर निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखें तो 3y² और 6y इन दोनों में 3 कॉमन है यानी 3 का दोनों में भाग जाता है और एक y भी कॉमन है, दोनों में y है तो हम 3y को बाहर लिख देंगे। तो 3y बाहर लिख दिया, अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के, यहाँ पर तो बचेगा y और आगे वाले में 3 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा 2। इन दोनों में देखें 3y और 6 तो दोनों में 3 का भाग जाता है तो 3 हमने बाहर लिख दिया, यहाँ पर बच गया y और यहाँ पर 3 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा y + 2। तो दोनों ब्रैकेट में सेम ही संख्या बचेगी हमेशा। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये 3y + 3 और एक क्या हो जाएगा y + 2, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 आपको दी गई है व्यंजक 18a² + 30ab² के गुणनखंड लिखो। यानी ये जो व्यंजक है इसके हमें गुणनखंड लिखने हैं। तो 18a² + 30ab², यहाँ पर संख्या दे रखी है 18, तो 18 के हम टुकड़े कर देंगे 2 × 3 × 3। a² b है, a 2 बार है तो a × a और b, फिर प्लस 30 जो संख्या है इसके टुकड़े कर देंगे तो 2 × 3 × 5, यहाँ पर a है और b 2 बार है तो b × b। अब हमें दोनों साइड में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ दोनों साइड में मिलती है।
तो यहाँ पर एक तो 2 दोनों साइड में है, 3 भी दोनों साइड में है, और एक ए दोनों साइड में है और एक बी दोनों साइड में है। तो जो दोनों साइड में है उसको हमें बाहर लिखना है। तो 2 3 ए और बी हम बाहर लिख देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट में इस साइड में कौन सी संख्या बच गई? ए तो 3 बच गया और एक ए बच गया, तो 3 ए आ जाएगा। इस साइड में क्या बचेगा? 5 और बी बचेगा, तो 5 भी आ जाएगा। इधर इनका गुणा कर देंगे, 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, ए और बी को गुणा करेंगे तो ए बी, तो 6 बी इस साइड में रह गया और इधर क्या आ गया? 3 ए प्लस 5 बी, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद में प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 आपको दी गई है। आलेख में प्रदर्शित बिंदु ए बी सी के निर्देशांक लिखो। चित्र में यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम ए को देखें तो ए जो बिंदु है वहाँ पर नीचे की साइड में 2 है और साइड में यहाँ पर भी 2 है, तो ए के निर्देशांक 2 और 2। इसी प्रकार बी के नीचे की साइड में 4 है और साइड में यहाँ पर 3 है, तो 4 और 3। और सी के नीचे की साइड में 6 है और साइड में यहाँ पर 1 है, तो सी के हो जाएंगे 6 और 1। इसके बाद में प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 आपको यहाँ पर दी गई है। उपयुक्त पैमाने का उपयोग करते हुए आलेख बनाइए, यानी आपको ग्राफ पेपर पे एक आलेख बनाना है। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें ऊपर में है पेन की संख्या 1 2 3 4 5 और इनका मूल्य दे रखा है 5 10 15 20 और 25। तो यहाँ पर इनका हमें एक आलेख बनाना है। तो हम एक लाइन ऐसे सीधी खींचते हैं और एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं। ये नीचे वाला लाइन है, इसको एक्स एक्स बोला जाता है, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम वाई एक्स बोलते हैं। जो नीचे वाला लाइन है इस पर हम पेन की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, और जो खड़ी लाइन है वाई एक्स जो है इस पर हम मूल्य लेंगे 5 10 15 20 25। यहाँ पर हम पैमाना देखें तो पैमाना एक्स एक्स पर हम पैमाना लेते हैं, जैसे हमें पेन की संख्या दी गई है, क्रम से दी गई है 1 2 3 4 और 5। तो हम ग्राफ पेपर में जब पैमाना लिखते हैं तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 पेन ही लेंगे, क्यों? हम एक एक के अंतर से यहाँ पर पेन लिख रहे हैं, 1 है 2 है 3 है। उसके बाद में हम वाई एक्स पे पैमाना लेते हैं तो यहाँ पर हम 5 5 के अंदर 10 10 के अंदर 15 यानी 5 5 का अंतराल ले रहे हैं, तो 1 बड़ा खाना बराबर कितने हो जाएंगे? 5 रुपये। ये तो हो गया वाई एक्स का पैमाना और ये हो गया एक्स एक्स का पैमाना। उसके बाद देखो, जैसे एक पेन है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो यहाँ पर पेन एक पेन है और यहाँ पर 5 रुपये इसका मूल्य है, तो 1 और 5 को हम इस तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार 2 पेनों का मूल्य 10 रुपये है, तो 2 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो इस तरीके से हम एक बार खींच देंगे। इसी प्रकार 3 का, इसी प्रकार 4 का और इसी प्रकार 5 के लिए हमें इसे एक लाइन खींचनी। इस तरीके से हमें ग्राफ पेपर पे ये आलेख बनाना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 आपको यहाँ पर दी गई है। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि इसे 1200 रुपये में बेचा जाता है तो बट्टा तथा बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। बट्टा यानी छूट। तो अंकित मूल्य यहाँ पर 1600 रुपये है और जो बेचा गया मूल्य, विक्रय जो मूल्य है वो है 1200 रुपये। तो बट्टा क्या होता है? बट्टा का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 1600 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। तो 1600 से हम 1200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो फिर हम नीचे लिखेंगे हमें प्रतिशत पे निकालना है। तो बट्टा जो होता है, छूट जो होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो छूट कितनी है? यहाँ पर 400 रुपये की छूट है, तो हम अंकित मूल्य 1600 रुपये है और छूट है 400 रुपये, तो यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे। 1600 रुपये अंकित मूल्य है तो छूट कितनी है? 400 रुपये। तो बट्टा प्रतिशत क्या हो जाएगा? 400 और अंकित मूल्य कितना है? 1600, तो 400 बटे 1600 और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 400 बटे 1600 गुणा 100, 100 के डबल जीरो और 1600 के डबल जीरो कट जाएंगे। 400 में हम 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25%। इसके बाद में प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 आपको यहाँ पर समीकरण दी गई है। एक समीकरण t/3 - 5/3 बराबर t/5 - 3/5 को हल करें। तो यहाँ पर हम समीकरण को लिख देते हैं। t/3 - 5/3 बराबर t/5 - 3/5। यहाँ पर जो चर संख्याएँ जो हैं t/3 और t/5 इनको हम एक साइड में रखेंगे। तो ये t/5 प्लस का है, इसको हम इस साइड में ले आते हैं तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम t/3 - t/5। इधर माइनस का 3/5 पहले से है और ये माइनस का 5/3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी t/3 - t/5 बराबर माइनस का 3/5 प्लस 5/3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर t/3 माइनस t/5, तो यहाँ पर 3 और 5 का हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? 15 आएगा। 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार और 5 को t से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5t। फिर 5 का भाग देंगे 15 में 3 बार, 3 को t से गुणा कर देंगे तो 3t। तो यहाँ पर हो जाएगा 5t माइनस 3t बटे 15। ऐसा ही हम इधर करते हैं, 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे 15 आएगा।
5 का भाग देंगे 15 में 3 बार और 3 को -3 से गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस का 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 5 टी में से 3 टी घटाएंगे तो 2 टी बटे 15 और इधर -9 प्लस का 25 तो 16 बटे 15 हो जाएगा। ये 15 यहाँ पर भाग में, दूसरी साइड में आएगा तो गुणा में आ जाएगा 16 बटे 15 के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2t बराबर 16 बटे 15 गुणा 15। यहाँ पर 15 से 15 कट जाएगा तो 2t बराबर 16 और t का मान कितना आ जाएगा 2 गुणा में, इधर आएगा भाग में तो 16 बटे 2, तो t बराबर कितना आ जाएगा 8। इसके बाद इसका हम दूसरा भाग देखते हैं। इसी प्रश्न के अथवा में दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। शंभू व उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। यानी वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7 और 4 वर्ष बाद की आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा, तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7 है, तो वर्तमान शंभू की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x और उसकी बहन की कितनी हो जाएगी 7x। उसके बाद हमें दिया गया 4 वर्ष पश्चात, तो 4 वर्ष बाद शंभू की कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 5x है तो 4 वर्ष बाद 5x + 4 और बहन की कितनी हो जाएगी 7x + 4। ये 4 वर्ष बाद की उनकी उम्र हो जाएगी। और 4 वर्ष बाद की जो उम्र है उसका अनुपात हमें दिया गया है 3:4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5x + 4 बट्टे 7x + 4 और बराबर अनुपात लिख देंगे 3/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से लिख देंगे इसको, और इसके बाद में हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, यानी 4 को इससे गुणा कर देंगे और 3 को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 3 को हम गुणा करेंगे 7x + 4 से और 4 को गुणा करेंगे हम 5x + 4 से। गुणा करेंगे 3 × 7x तो 21x, 3 × 4 12, 4 × 5x 20x और 4 × 4 बराबर 16। अब 20 ये प्लस का है, इसको इस साइड में ले आएंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है, और 16 जो है उसको दूसरी साइड में ले आएंगे तो 16 किसका हो जाएगा, सॉरी 12 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 21x - 20x बराबर 16 - 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो शंभू की उम्र क्या थी, वर्तमान उम्र 5x थी, तो 5 को हम 4 से गुणा कर देंगे 20, और बहन की कितनी थी 7x थी, तो 7 को 4 से गुणा कर देंगे 28। ये उनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 31, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, अथवा में हम दोनों देख लेते हैं। एक घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, तो उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल है 600, तो घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6 × भुजा स्क्वायर सूत्र होता है। इसके बराबर हम 600 लिख देंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। 6 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में आएगा तो 600 में भाग लग जाएगा 6 का, तो कितना आएगा 100। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। अब स्क्वायर को हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो क्या आता है वर्गमूल हो जाता है, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेमी। इस तरीके से इसके बाद इसका दूसरा भाग देख लेते हैं हम, अथवा में दूसरा प्रश्न है। दूसरा है यहाँ पर एक बेलनाकार पाइप जिसकी लंबाई 15 सेमी है और व्यास 14 सेमी है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी पाइप है तो पाइप खोखली होती है, दोनों साइड से खुली होती है, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलना पाइप की ऊंचाई कितनी है 15 सेमी दे रखी है, व्यास कितना है 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 7 सेमी हो जाएगी। बेलनाकार पाइप ऐसे है। पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, ये वाला। अगर ऐसे दिया होता कि पाइप दोनों साइड से बंद है तो हमें इस भाग का भी क्षेत्रफल निकालते और इस भाग का भी क्षेत्रफल निकालते। तो यहाँ पर बेलनाकार पाइप है, पाइप खोखला होता है, तो हमें यहाँ पर चारों तरफ का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। 2 यहाँ पर रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है, r त्रिज्या है, ये 7 सेमी हमें दी हुई है, और h का मान कितना है 15 सेमी। तो 2 × 22/7 × 7 × 15, यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 22 × 15। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, और 44 को हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 660 सेमी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मॉडल पेपर के 31 प्रश्न थे जिसको हमने अभी सोल्व किया है। प्रश्न आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।